मैन एंड सुपरमैन ये एक फिलोसॉफिकल कॉमेडी प्ले है। ये जॉर्ज बर्नार्ड शो ने 1902 और 1903 के आसपास लिखा था, लेकिन ये पब्लिश 1905 में हुआ था। इसमें जॉर्ज बताते हैं कि इंसान को सिर्फ ऐसे फिजिकली प्रोग्रेस नहीं करना चाहिए, इंसान को इंटेलेक्चुअली और स्पिरिचुअली भी प्रोग्रेस करना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए। इसमें एक थ्योरी है लाइफ फोर्स की। तो वो थ्योरी कैसे प्लूटो से रिलेट करती है, कैसे जॉर्ज ने उस प्लूटो के एक वर्क द रिपब्लिक से इन चीज़ों को रिलेट किया था, हम ये लास्ट में पढ़ेंगे। पहले हम ये मैन और सुपरमैन की पूरी कहानी पढ़ लेते हैं। कहानी पढ़ने से पहले मैं आपको सारे इसके जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो डिस्क्राइब कर देती हूँ एक बार, और वो डिस्क्राइब करने के बाद में मैं आपको इसकी पूरी समरी देती हूँ। इसमें मेन कैरेक्टर है जॉन टैनर का। टैनर एक वेल्दी और इंटेलेक्चुअल इंसान है। वो बहुत रिवॉल्यूशनरी थिंकर है जो मैरिज और रिलीजन और सोशल कन्वेंशंस के खिलाफ आइडियाज़ रखते हैं। उसको लगता है कि फ्रीडम पूरी छूट जाती है अगर शादी कर लेते हैं तो। वो खुद को फ्री समझता है और वो किसी बंधन में नहीं है और बनना भी नहीं चाहता है। और पूरी स्टोरी में उसकी फ्रीडम को ही चैलेंज किया जाता है। किस तरीके से वो हम बताते हैं। इसमें एक और कैरेक्टर है जो इसकी फ्रीडम को चैलेंज करती है, वो है एन वाइटफील्ड का। एन इंटेलिजेंट, प्रैक्टिकल और डिटरमाइंड यंग वुमन है जो टैनर से शादी करना चाहती है, लेकिन टैनर नहीं चाहता उससे शादी करना। बाहर से वो बहुत स्वीट और इनोसेंट लगती है, लेकिन अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेटेजिक है। ये लड़की का बिहेवियर बहुत ज़्यादा स्टबर्न है। स्टबर्न मतलब जिद्दी है। ये जो चाहती है अपने हर चीज़ को अपने फेवर में कर लेती है। आवाज़ ऊंची नहीं करती है, लड़ती नहीं है, कुछ ऐसा गलत नहीं करती है, पर इसके पास इतना दिमाग है कि ये हर चीज़ को जो भी चाहती है उस चीज़ को अपने फेवर में कर लेती है। शो के अकॉर्डिंग एन लाइफ फोर्स का रिप्रेजेंटेशन है, यानी नेचर की वो पावर है जो ह्यूमन रेस के को आगे बढ़ने के लिए सूटेबल पार्टनर को मिला देती है। इसमें थर्ड कैरेक्टर है रॉबक का। रॉबक राम्सडेन ये एक रिस्पेक्टेबल एल्डरली जेंटलमैन है। ट्रेडिशनल विक्टोरियन वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं ये। वो सोसाइटी के रूल्स और रिस्पेक्टेबिलिटी में बिलीव करते हैं और टैनर के रेडिकल आइडियाज़ को पसंद नहीं करते बिल्कुल भी। नेक्स्ट इसमें कैरेक्टर है ऑक्टेवियस का। ये एक रोमांटिक यंग मैन है, एन से प्यार करता है। वो सेंसिटिव भी है, इमोशनल भी है, लेकिन एन उसे नहीं, टैनर को चूज़ करती है। उसको एन को ये पसंद नहीं होता। नेक्स्ट कैरेक्टर है वायलेट रॉबिन्सन का। ये ऑक्टेवियस की सिस्टर है। शुरू में लोग समझते हैं कि उसने सीक्रेटली किसी लोअर क्लास आदमी से शादी कर ली होगी और वो प्रेग्नेंट है, लेकिन बाद में पता चलता है कि उसका हस्बैंड एक्चुअली वेल्दी है। नेक्स्ट कैरेक्टर है हेक्टर मेलन का। ये वायलेट का हस्बैंड है और ये एक रिच अमेरिकन फैमिली से बिलोंग करता है। हेक्टर मेलन जूनियर उसका हस्बैंड है। हेक्टर मेलन सीनियर एक सेल्फ मेड बिजनेसमैन है जो कैपिटलिज्म और प्रैक्टिकल सक्सेस को दिखाता है। प्ले में सबसे फेमस और फिलोसॉफिकल हिस्सा है डॉन जुआन इन हेल का, जो थर्ड एक्ट के ड्रीम में सीक्वेंस में आता है। इसमें टैनर खुद को जॉन जुआन के रूप में इसे देखता है। ठीक है, अब मैं इसको पूरा डिस्क्राइब कर देती हूँ आपको। जॉर्ज बर्नार्ड शो का मैन एंड सुपरमैन शुरू होता है वाइटफील्ड फैमिली से। मिस्टर वाइटफील्ड की डेथ हो चुकी है। उनकी एक बेटी है एन वाइटफील्ड। मरने से पहले वाइटफील्ड अपनी विल में लिखकर गए थे कि एन की देखभाल और गाइडेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी दो लोगों पर होगी, रॉबर्ट राम्सडन और जॉन टैनर। राम्सडन एक ट्रेडिशनल और रिस्पेक्टेबल इंसान है। उसे सोसाइटी के रूल्स और वैल्यूज़ पर पूरा भरोसा है। दूसरी तरफ जॉन टैनर है जो कि बिल्कुल ऑपोजिट है। ये एक यंग इंटेलेक्चुअल इंसान है जो सोसाइटी के पुराने रूल्स, मैरिज, ट्रेडिशनल मॉरलिटी, इन सब पर सवाल उठाता है। उसे ये सब बिल्कुल नहीं पसंद है। उसने एक रिवॉल्यूशनरी किताब भी लिखी है जिसका नाम द रिवॉल्यूशनिस्ट हैंडबुक है। जब राम्सडेन को पता चलता है कि उसे टैनर के साथ मिलकर एन का गार्जियन बनना है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। टैनर को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है ये जान के कि उसको राम्सडेन के साथ में उसका गार्जियन बनना पड़ेगा एन का। इसी बीच एन वाइटफील्ड सबको बहुत पोलाइटली हैंडल करती है। उसका दोस्त ऑक्टेवियस रॉबिन्सन, जिसे सब प्यार से टेवी बुलाते थे, एन से बहुत प्यार करता था। वो टेवी एक इमोशनल रोमांटिक लड़का था। वो एन के सामने अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन एन कोई उसे क्लियर जवाब नहीं देती है। वो उसे रिजेक्ट भी नहीं करती है पर एक्सेप्ट भी नहीं करती है। टर्नर को धीरे धीरे महसूस होने लगता है कि एन उसमें अनयूजुअल थोड़ा इंटरेस्ट तो ले ही रही है। टर्नर मैरिज को एक ट्रैप मानता है।
उसका मानना था कि आदमी शादी करके अपनी फ्रीडम खो देता है। जब उसे लगता है कि एन शायद उससे शादी करना चाहती है तो वो परेशान हो जाता है। एक दिन टैनर और राम्सडेन को व्हाइटफील्ड की विल के बारे में बात करते हुए पता चलता है कि एन काफ़ी स्मार्ट है और हर सिचुएशन को अपने फेवर में कर लेती है। टैनर को लगने लगता है कि एन उसकी तरफ बढ़ रही है और अगर वो यही रहा तो वो शादी करनी पड़ जाएगी उसको और वो फंस जाएगा उसमें। इसी दौरान उसने एक सब प्लॉट भी है, इसमें एक मेन प्लॉट है, एक सब प्लॉट है। तो सब प्लॉट पे चलते हैं हम। इस दौरान एक सब प्लॉट चल रहा होता है टेवी की बहन वायलेट रॉबिन्सन का, जो कि अचानक प्रेग्नेंट हो जाती है। सोसाइटी के लोग तो तुरंत देखते ही उसको अजम्पशंस बनाने लग जाते हैं। सबको लगता है कि वॉलेट ने कोई गलत काम किया होगा या किसी लोअर क्लास आदमी के साथ छुपकर शादी कर ली होगी। वॉलेट किसी को सच बताना नहीं चाहती थी तो उसने नहीं बताया। बाद में पता चला सबको वॉलेट ने सीक्रेटली शादी की है और उसका हस्बैंड हेक्टर मेलन जूनियर है, जो कि हेक्टर एक रिच अमेरिकन फैमिली से बिलोंग करता है। जब ये सच सामने आता है तो लोगों की सारी अजम्पशंस गलत दिख जाती है, साबित हो जाता है। ये शो यहाँ पर दिखाता है कि किस तरीके से सोसाइटी को कुछ पता नहीं होता है लेकिन फिर भी वो कितनी जजमेंटल होती है। अब वापस कहानी टैनर और एन पर वापस आ जाती है। टैनर को लगता है कि एन उसकी फ्रीडम के लिए खतरा बन रही है। वो सोचता है कि अगर उससे बचना है तो दूर चले जाना चाहिए, इसलिए वो अपनी मोटर कार लेकर इंग्लैंड चला जाता है, वहाँ भागने की कोशिश करता है। लेकिन शो इस दुनिया में जो चीज़ें थी उसके लिए शो के लिए इतनी आसान नहीं थी। ट्रैवल के दौरान टैनर कुछ हाईवे रॉबर्स के हाथ लग जाता है। उनका लीडर मेंडोजा होता है। मेंडोजा एक नॉर्मल क्रिमिनल नहीं है, वो बहुत एजुकेटेड और फिलोसॉफिकल आदमी है। वो अपनी लाइफ और लव के बारे में बहुत अजीब सी और इंटरेस्टिंग थ्योरी रखता है। माना उसकी अजीब होती है थ्योरीज थोड़ी, लेकिन इंटरेस्टिंग काफ़ी होती है। मेंडोजा टैनर से बात करता है और बताता है कि वो एक औरत से प्यार करता था लेकिन उसने किसी और को चूज़ कर लिया, इसलिए उसने सोसाइटी छोड़ दी और रॉबर्ट्स के ग्रुप का लीडर बन गया। टैनर को मेंडोजा में एक तरह का फिलोसॉफिकल दोस्त मिल जाता है। दोनों लाइफ और लव के बारे में डिस्कशन करने लग जाते हैं। इसी सफ़र के दौरान टैनर सो जाता है और उस टाइम पे यहाँ पे सबसे फेमस जो मैंने आपको बताया था डॉन जुआन इन हेल वाला किस्सा पूरा का बहुत फेमस है, तो वो अब यहाँ से शुरू होगा। यहाँ पे एक ड्रीम सीक्वेंस चलता है। अब ये पूरा सपना है, ठीक है। सपने में टैनर खुद को डॉन जुआन के रूप में देखता है और उसमें एन डोना आना बन चुकी है। मेंडोजा डेविल के रोल लेता है और एक स्टैचू भी वहाँ पे मौजूद होता है। यहाँ ऐसे एक्शन वगैरह तो कुछ भी नहीं होता है। डेविल डॉन जुआन को समझाता है कि हेल ज़्यादा इंजॉयबल जगह है, एंटरटेनमेंट होता है, प्लेजर मिलता है, लोग आराम से रहते हैं। लेकिन डॉन जुआन से इस बात से सहमत नहीं होता है। वो कहता है कि इंसान का असली पर्पस प्लेजर नहीं होना चाहिए। ह्यूमन लाइफ का गोल नॉलेज, क्रिएटिविटी, इवोल्यूशन है। इंसान को हमेशा बेटर बनना चाहिए। डिस्कशन धीरे धीरे मैरिज वुमेन तक पहुंचती है। डोना अन्ना कहती है कि औरत और आदमी का मिलन सिर्फ रोमांटिक फीलिंग नहीं होती है। नेचर खुद ह्यूमन रेस को आगे बढ़ने के लिए लोगों को एक दूसरे की तरफ खींचती है। डॉन जुआन कहता है कि दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए एक सुपीरियर ह्यूमन बीइंग की ज़रूरत है, एक सुपरमैन की। यहाँ शो के हिसाब से सुपरमैन कोई कैप पहनने वाला हीरो नहीं है। यहाँ पर वो एक इंटेलेक्चुअली और स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड इंसान है जो सोसाइटी को आगे ले जा सकता है। और ड्रीम ही चल रहा है अभी तक भी। अब वो एन से बचना चाहता है लेकिन जितनी बार वो दूर भागने की कोशिश करता है उतनी बार एन उसके सामने आ जाती है। धीरे धीरे टर्नर को समझ आने लगता है कि एन की डिटर्मिनेशन उसकी अपनी स्टबर्ननेस से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। एन कभी डायरेक्टली ड्रामा नहीं करती है, वो चिल्लाती नहीं है, इमोशनली ब्लैकमेल नहीं करती है, ऐसा कुछ भी नहीं करती। वो बस सिचुएशंस को इतना नेचुरली हैंडल करती है कि आखिर में सब कुछ उसके फेवर में चला जाता है। फाइनल एक्ट में सब लोग एक जगह मिलते हैं। अब तक टेवी को भी समझ आ चुका होता है कि एन कभी उससे प्यार नहीं करती थी। उसका दिल टूट जाता है लेकिन वो सिचुएशन एक्सेप्ट कर लेता है। राम्सडेन भी धीरे धीरे टैनर को पहले से ज़्यादा रिस्पेक्ट देने लगता है। यहाँ पे एन और टैनर अकेले बात करते हैं। फिर एक टाइम पे टैनर फिर एक बार मैरिज और फ्रीडम के आर्ग्यूमेंट्स करता है एन के साथ। वो कहता है कि वो शादी के लिए बना ही नहीं है।
एन बहुत कामली उसकी सारी बातें सुनती है, फिर वो उसे सीधा समझा देती है कि जितना मर्जी फिलोसॉफी कर लो, जितना मर्जी भाग लो, सच ये है कि तुम मुझसे ही शादी करोगे। इस बार टर्नर के पास और कोई जवाब नहीं होता है। उसे महसूस होता है कि अब वो कितना भी कोशिश कर ले, बैटल कर ले, कुछ भी हो जाए, लेकिन इतने दिनों से वो लड़ भी रहा था, लेकिन अब वो पहले ही हार चुका है। आखिर में टर्नर एन से एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर लेता है और प्ले यहीं ख़त्म हो जाता है। लेकिन शो का फोकस सिर्फ इतना नहीं है कि एक लड़का और एक लड़की शादी कर लेते हैं। उसका असली पॉइंट ये है कि ह्यूमन लाइफ के पीछे एक बहुत पावरफुल फोर्स काम करती है जिसे वो लाइफ फोर्स कहता है। ये फोर्स ह्यूमन रेस को बेटर और हायर स्टेज तक पहुंचाना चाहती है। इंसान चाहे कितना भी लॉजिकल या रिबेलियस क्यों ना हो, लाइफ की बड़ी मूवमेंट उसे अपने साथ लेकर ही चलती है। टर्नर सोचता है कि वो अपनी फ्रीडम बचा रहा है, लेकिन कहानी के अंत तक उसे समझ आता है कि कुछ डिसीजंस सिर्फ इंडिविजुअल चॉइस से नहीं होते हैं, बल्कि ज़िंदगी की बड़ी डायरेक्शन से तय होते हैं। अब मैं आपको समझाती हूँ वो उसकी लाइफ फोर्स की थ्योरी प्लूटो से किस तरीके से रिलेट करती है। प्लेटो की एक बुक थी द रिपब्लिक। प्लेटो का मानना था कि सोसाइटी तब बेस्ट चलेगी जब उसका लीडरशिप क्लास सबसे इंटेलिजेंट लोगों के हाथ में हो। डेमोक्रेसी पर उन्हें पूरा भरोसा नहीं था। उनका फेमस आर्गुमेंट था, अगर एक जहाज समुद्र में जा रहा हो तो उसका कैप्टन वोट से नहीं चुना जाना चाहिए, बल्कि सबसे स्किल्ड नेविगेटर और कैप्टन बनाया जाता है। इसी तरह स्टेट को भी सबसे वाइज लोगों के हाथ में होना चाहिए। प्लेटो का मानना है कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी कम्प्लीटली प्राइवेट मैटर नहीं होना चाहिए। उन्होंने बोला कि बेस्ट मैन और बेस्ट वुमेन के यूनियंस को एनकरेज किया जाना चाहिए ताकि बेटर सिटीजन्स पैदा हों। शो प्लेटो के इस आइडिया से काफ़ी हद तक अग्री करते थे। वो ह्यूमैनिटी को कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूव होना चाहिए, उनको ऐसे लगता था, और एवरेज मीडियोक्रिटी को आइडल नहीं मानना चाहिए। लेकिन शो स्टेट कंट्रोल ब्रीडिंग के सपोर्टर नहीं थे। यहीं उनका ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन आता है। शो कहते हैं कि ये काम गवर्नमेंट या फिलोसोफर किंग्स नहीं कर रहे हैं, ये काम लाइफ फोर्स कर रही है। शो कई जगह और स्पेशली मैन और सुपरमैन के कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं कि रोमांटिक रिलेशनशिप्स को लोग गलत समझते हैं। अक्सर आदमी समझता है कि वो वुमेन को परस्यू कर रहा है, लेकिन शो के हिसाब से बहुत बार रियलिटी उल्टी होती है। वुमेन ही एक्चुअल परस्यूअर होती है। वो कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली उस मेल को चूज़ करती है जो उसे सबसे सूटेबल लगता है। इसलिए एन टेवी को नहीं चूज़ करती है, और टेवी हैंडसम, जेंटल और रोमांटिक है, लेकिन शो के नज़रिए से टर्नर इंटेलेक्चुअली स्ट्रॉन्गर और फ्यूचर ओरिएंटेड इंडिविजुअल है। लाइफ फोर्स को टर्नर ज़्यादा यूज़फुल लगता है। यहाँ शो और प्लेटो दोनों एक जगह मिलते हैं। दोनों को लगता है कि ह्यूमैनिटी को बेटर क्वालिटी और ह्यूमंस की तरफ बढ़ाना चाहिए, लेकिन दोनों का मैकेनिज्म अलग है। प्लूटो कहता है कि स्टेट गाइड करे, शो कहता है कि नेचर गाइड करती है। प्लेटो पॉलिटिकल सॉल्यूशन देता है, शो बायोलॉजिकल एवोल्यूशनरी सॉल्यूशन देता है। एक और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस ये होता है कि शो कहता है कि एवोल्यूशन कभी रुकती नहीं है। आज का बेस्ट ह्यूमन भी फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, उसके बाद भी हायर फॉर्म्स आएंगे, इसलिए उनका सुपरमैन भी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, एवोल्यूशन का नेक्स्ट स्टेप है। और इसी के साथ हमारा पोएम्स एंड ड्रामा विक्टोरियन टू मॉडर्न पूरा कंप्लीट हो चुका है। एमए फाइनल के सिलेबस की हमने 2 बुक्स कंप्लीट कर ली है। हमने वुमेन्स राइटिंग भी कंप्लीट कर लिया है, और हमने पोएम्स एंड ड्रामा विक्टोरियन टू मॉडर्न भी कंप्लीट कर लिया है। इन दोनों की प्लेलिस्ट कंप्लीट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपके लिए ये वीडियोस यूजफुल हो रही है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय वीडियोस। थैंक यू सो मच।